नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम भाबर, तराई, बांगर और खादर भूमियों को समझने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर जीके जीएस से रिलेटेड बाकी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी की यहाँ पर स्टडी कराई जाती है। तो आप यहाँ पर आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। तो आप उससे ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर जो क्लासेस करवाए जाते हैं उनके पीडीएफ्स वहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ज़रूर उसे आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। आज की इस क्लास में हम भाबर, तराई, बांगर और खादर भूमियों को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें टॉपिक जो हैं हमारे कौन कौन से कवर होने वाले हैं। तो इसमें हम पहले इसका परिचय देखेंगे, फिर भूमि के प्रकार जो कि भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये सभी चार भूमियों को हम समझने वाले हैं, और लास्ट में हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। तो सबसे पहले परिचय है। परिचय: गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण हिमालय से लाए गए जलोढ़ अपसादों से हुआ है। इस मैदान को चार प्रमुख भागों में बांटा जाता है: भाबर, तराई, बांगर और खादर। ये भाग नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी और समय के साथ हुए भौगोलिक परिवर्तनों के कारण बने हैं। देखिए दोस्तों, जो हिमालय है वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं तो इन सभी भूमियों का निर्माण होता है। इसको मैं आपको डायग्राम समझाने वाला हूँ, तो आप देख लीजिए। यह हमारा डायग्राम है। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जो हिमालय है उससे बहुत सी नदियाँ निकलती हैं। जैसे हमारे उत्तर भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो नदियाँ हैं ये सभी निकलती हैं। तो इनसे जो भूमियों का निर्माण होता है उनको हम देखने वाले हैं। तो जब हिमालय, देखिए हिमालय में जो है यह बर्फ़ होती है। जब यह बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है, यह नदियों के रूप में नीचे आती हैं। जब यह हिमालय से नीचे आती हैं तो अपने साथ में क्या क्या लाती हैं, सेडिमेंट्स और रॉक्स, ठीक है। रॉक्स मतलब चट्टानों को साथ में लेकर आती हैं। तो सबसे पहले जब यह चट्टानों को छोड़ती हैं, मतलब जो भारी चीज़ है, सबसे पहले यह जब मैदान की तरफ आती हैं तो पहले चट्टानों को छोड़ देती हैं, फिर उसके बाद जो सेडिमेंट्स होते हैं उसको छोड़ती हैं। तो जो चट्टानों वाला इलाका होता है को हम बोलते हैं भाबर, और उसके आगे जो तराई क्षेत्र होता है इसमें जो है नदी अपने छोटे सेडिमेंट्स होते हैं, अपसाद होते हैं, उनको छोड़ती है। यह जो क्षेत्र होता है दोस्तों वह दलदली होता है। और जो बांगर भूमि है यह बाढ़ का क्षेत्र होता है, जहाँ पर कभी बाढ़ आई थी। यह उच्च भूमि का क्षेत्र है। और जो खादर क्षेत्र है यहाँ पर हर साल जो है बाढ़ आती रहती है। इसको हम खादर क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, या भूमि बोलते हैं। तो इन्हीं को हम समझने वाले हैं। आपने यह डायग्राम देख लिया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इन्हीं को। तो भाबर सबसे पहले कंकड़ बजरी से बना क्षेत्र होता है। इस भाबर में क्या होता है, रॉक्स होते हैं, कंकड़ और बजरी से बना हुआ यह क्षेत्र है। इसकी निर्माण की प्रक्रिया: जब हिमालय से उतरने वाली नदियाँ मैदानों में प्रवेश करती हैं तो उनकी ढलान और गति कम हो जाती है। इससे भारी कण जैसे कंकड़, बजरी, पत्थर आदि नदियों से अलग होकर सतह पर जमा हो जाते हैं। इस प्रकार एक छिद्रयुक्त मोटे अपसादों से भरा क्षेत्र बनता है, जिसे भाबर क्षेत्र कहते हैं। इसकी हम भौगोलिक स्थिति देखें दोस्तों तो यह क्षेत्र हिमालय की तलहटी में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा होता है, और यह उत्तर भारत में यह पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले है छिद्रयुक्त मिट्टी। यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा छिद्रयुक्त होती है, जिससे नदियों का पानी इसमें समा जाता है और सतह पर नहीं रहता है। मतलब जो है जब नदियाँ भाबर क्षेत्र से गुजरती हैं तो जो छिद्रयुक्त भूमि है इसके अंदर से नदियाँ बहती हैं। फिर उसके बाद जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर रिस रिस कर बाहर आती हैं, ठीक है। इस कारण यहाँ कोई स्थायी नदी नहीं बहती है। जंगलों की अधिकता: यह क्षेत्र अधिकतर जंगलों से घिरा होता है, इसलिए यहाँ वनों की कटाई के कारण मिट्टी का क्षरण भी होता है। कम कृषि योग्य भूमि है, क्योंकि मिट्टी मोटी होती है और पानी नीचे चला जाता है, इसलिए खेती के लिए यह उपयुक्त नहीं होती है। सेकंड है हमारा तराई क्षेत्र दोस्तों। यह जो भूमि है दलदली और उपजाऊ होती है। इसकी निर्माण की प्रक्रिया हम देखें तो यह भाबर क्षेत्र में नदियों का पानी जमीन के नीचे चला जाता है। आगे चलकर जब जमीन समतल होती है तो पानी पुनः सतह पर आ जाता है और दलदली भूमि का निर्माण करता है। यह क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है। इसकी भौगोलिक स्थिति है, यह भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित होता है।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, दलदली और नमीयुक्त भूमि होती है दोस्तों। यह इलाका जलभराव के कारण दलदली रहता है, जिससे इसमें विशेष प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। घने जंगल और वन्यजीव, यहाँ गन्ना, धान, गेहूं की खेती होती है। यह क्षेत्र कई महत्वपूर्ण वन्यजीवों अभ्यारण्यों का घर है, जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में है, वह यही इसी क्षेत्र में आता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, दलदली भूमि के कारण यह क्षेत्र मच्छरों के लिए अनुकूल होता है, जिससे मलेरिया और अन्य जल जनित बीमारियां फैलती हैं। थर्ड है हमारा बांगर भूमि। अब हम बांगर भूमि को समझने वाले हैं। यह उच्च भूमि का क्षेत्र होता है जहाँ पर कभी बाढ़ आई हुई थी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला ऊंचा मैदान, इसे हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला ऊंचा मैदान भी कहते हैं। इसकी निर्माण की प्रक्रिया, हजारों वर्षों से नदियाँ अपने किनारों पर गाद जमा करती हैं। इन गादों के जमा होने से एक ऊंचा क्षेत्र बन गया, जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए इसे बांगर कहते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति है, यहाँ गंगा यमुना दोआब में प्रमुख रूप से पाया जाता है। मध्य और ऊपरी गंगा के मैदानों में इसका अधिक विस्तार है। गंगा का मैदान 3 क्षेत्रों में विभाजित है। पहला अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। मध्य और ऊपरी गंगा के मैदानों में इसका अधिक विस्तार है। इन 3 क्षेत्रों में से इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, ऊंचा और समतल भूभाग। यह क्षेत्र खादर की तुलना में ऊंचा होता है, इसलिए बाढ़ से बचा रहता है। मध्यम उपजाऊ मिट्टी है यहाँ की मिट्टी में कंकर की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह खादर की तुलना में कम उपजाऊ होती है। इसकी कृषि हम देखें, यहाँ सिंचाई की मदद से गेहूँ, दालें और तिलहन जैसी फसलें उगाई जाती हैं। अब हमारी फोर्थ भूमि होती है खादर। नई जलोढ़ मिट्टी से बना यह क्षेत्र होता है और यह सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता है। निर्माण की प्रक्रिया इसकी देखें हम, जब नदियों में बाढ़ आती है तो वे अपने साथ हल्की गाद और मिट्टी बहाकर लाती हैं। यह नई गाद नदी के किनारों पर जमती रहती है, जिससे नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इस नई मिट्टी से खादर क्षेत्र बन जाता है, जिससे इसका निर्माण होता है। इसकी भौगोलिक स्थिति देखें हम, यह नदी के किनारों पर फैला हुआ क्षेत्र होता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के किनारे खादर पाया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, सबसे उपजाऊ भूमि है। खादर की मिट्टी में भरपूर पोषक तत्व होते हैं, जिससे यह भारत के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है, यहाँ पर हर बार जो है नदी का पानी बाढ़ में पहुँच जाता है, जिससे इस क्षेत्र का निर्माण होता है। चूँकि यह नदी के किनारे स्थित होता है, इसलिए हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। उच्च उत्पादकता है, यहाँ मुख्यतः गेहूँ, धान, गन्ना, दलहन और तिलहन की खेती होती है। अब हम इसका निष्कर्ष देखने वाले हैं कि चारों भूमियों का हम निष्कर्ष देखेंगे। सबसे पहले भाबर और तराई हिमालय की तलहटी में स्थित होते हैं, जहाँ भाबर में नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं और तराई में फिर से सतह पर आ जाती हैं। बांगर और खादर जलोढ़ मैदान में स्थित हैं, जहाँ बांगर ऊंचा और पुरानी मिट्टी से बना है, जबकि खादर बाढ़ से बनने वाली नई मिट्टी से बना सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। खादर सबसे उपजाऊ है, जबकि भाबर कृषि के लिए अनुपयुक्त है। तो यह इसका निष्कर्ष था दोस्तों। इस प्रकार गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में ये चारों क्षेत्र मिलकर एक विविध और समृद्ध कृषि एवं पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो यह दोस्तों आज की हमारी क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसमें मैंने आपको भाबर, बांगर, खादर, ये सभी भूमियों के प्रकार जो है आपको इसमें एक्सप्लेन किए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक करें, साथ में हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। जल्दी मिलते हैं आपको एक और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।